बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करेंगे आपको इस शो में। नाम आप सब जानते हैं, सुबह से आगे है और सुबह से आगे में हम करते हैं आपसे वो बातें जिससे आप रहें अपडेटेड, उसके साथ साथ इन्फॉर्म्ड ज़िंदगी का आगाज़ करें, स्पेशली आज के दिन के लिए अल्लाह ताला ने जो आपके लिए रखी हुई है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और जनाब मैं मुज़म्मिल अली खान। अस्सलाम वालेकुम आयशा एंड लुकिंग गुड इन ब्लू माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। क्या मुझे तारीफ करनी पड़ेगी वापसी पे? कर दें ठीक लग रहे हैं आप भी ठीक लग रहे हैं। व्यूअर्स, मैंने पैसे नहीं दिए आयशा को इस तारीफ के, लेकिन तारीफ अल्लाह की कि जिसने हम सबको बनाया। अपने इर्द गिर्द लोगों को प्यार से डील किया करें और अपने इर्द गिर्द लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स के साथ ग्रीट किया करें कि ताकि पॉजिटिव एनर्जीज फैलें, पॉजिटिव वाइब्स हों, और अगर कोई नेगेटिविटी आ भी रही है तो वो खुश उसलूबी से अच्छे तरीके से उसको हल कर लिया जाए। बिकॉज इस माशरे में ऑलरेडी कशीदगी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है टाइम के साथ साथ। आपको लगता है इतना आसान है? मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है, लेकिन आयशा अगर हम प्रैक्टिस करें तो किया जा सकता है। किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज भी कर लिया है कि अगर हम किसी के साथ या लोगों के साथ काइंड नहीं हैं, हम हमदर्दी नहीं दिखाते हैं, तो वी आर लाइक कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, सारे ऐसा ही करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सारे ऐसे करते हैं तो कुछ तो आपकी इंडिविजुअलिटी होगी ना। अपने आप को मुनफरिद बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनाब आली, आज आगाज़ में ही हम ज़रा बात कर लेते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट की जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट मिडिल ईस्ट का ये जो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त चल रहा है, अमेरिका और ईरान। एक मरतबा फिर से बड़े तसादुम की जानिब बढ़ता हुआ लग रहा है मामला मिडिल ईस्ट का। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 6th नाइट भी हमले, उन्होंने स्ट्राइक्स अपनी जारी रखी हैं। फ़िज़ाई और बहरी अड्डे, एयरपोर्ट्स, पुल, रेलवे स्टेशन सबको निशाना बनाया गया। जबकि अमरीकी हमलों के बाद ईरान के भी जवाबी हमले इस वक्त जारी हैं। उन्होंने कहाँ अटैक किया है? गल्फ में। हाँ बिल्कुल, कुवैत में हमला किया गया। अमेरिका की फौजी तनसीबात पे, अहम तनसीबात पे हमला किया गया है, जहाँ पे उनके वेपन्स होते हैं, वेपन के डिपोज होते हैं, वहाँ पे हमला किया गया। साथ ही ईरान ने धमकी ये भी दी है कि अमेरिका ने अगर ईरान के तवानाई की तनसीबात पे हमला किया तो बाबुल मंदब बंद कर दिया जाएगा। अब अगर आपको स्ट्रेट्स के बारे में पता है और अगर आपको वाटरवेज के बारे में पता है, बाबुल मंदब अगर बंद हो गया और ईरान ने यमन के इत्तेहादी जो हौसी रहनुमा हैं उनको इस बारे में हिदायत भी दे दी है कि आप बंद कर दीजिएगा हमारे गिवन इंस्ट्रक्शन पे। रॉयटर्स का दावा है ये कि ईरान की तरफ से हौसियों को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया गया। अब अगर हम बात करें बाबुल मंदब की, तो बाबुल मंदब अगर बंद हो गया तो तेल की तरसील मजीद मुतासिर होगी और खदशा ये है कि ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस जो कि है वो आलमी सतह पर स्ट्राइक शुरू हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि $200 फी बैरल तक खुदा ना खास्ता जा सकता है और इससे फिर जो इम्पैक्ट आएगा पूरी दुनिया के ऊपर वो हम सब जानते हैं कैसा हो सकता है। बहरहाल अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है या नहीं, या फिर हम बस बैठकर तमाशाइयों की तरह देखें कि शायद ये जो फरीक हैं इनको कुछ अक्ल आ जाए और ये सारा मामला जो है वो ख़त्म कर दें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमील अहमद खान साहब, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं, अक्सर हमारे शोज़ का हिस्सा बनते हैं। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं इस बारे में कि वो क्या सोच रहे हैं और किस तरह से देख रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और मेरी तरफ से एक नए वलवले, एक नए जोश और एक नई उम्मीदों के साथ नौजवानाने मिल्लत को और आप तमाम को सुबह बखैर। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब सुबह बखैर तो हमारे दिलों के अंदर की आवाज़ है। हम चाहते हैं कि दिन का आगाज़ अच्छा होना चाहिए, लेकिन जब सुबह उठ के खबरें ऐसी देखने को मिलती है ना तो दिल परेशान भी हो जाता है। क्या लगता है आपको, कोई बातचीत अभी भी चल रही है या सिर्फ अभी जो सामने नज़र आ रहा है एक्चुअल में वही है जो कॉन्क्रीट ग्राउंड पर मौजूद है, सिर्फ हमले ही हो रहे हैं? हर दिल की परेशानी को चैलेंज के तौर पर लेना चाहिए। यकीनन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ईरान, यूएस और इजराइल की, इससे पूरी दुनिया एक माशी मुसीबत में और मज़ियत में आ गई है, इसमें कोई शक नहीं। और पाकिस्तान उससे कोई मुबर्रा नहीं है। तो यकीनन ये सारों को फिक्र होनी चाहिए, लेकिन हर चैलेंज के साथ साथ आदमी को अल्लाह ताला ने ये क़ुव्वत दी है कि उससे नबरदाज़मा हो सके, तो ये राहें तलाश करनी चाहिए। पाकिस्तान भी कर रहा है इन राहों को तलाश, मीडिएशन के हवाले से भी, गल्फ़ कंट्रीज से अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम रखने के हवाले से भी, और बाकी ख़िते में चाइना और बाकी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को, ताकि आपको गैस की सप्लाई भी मिलती रहे और आप पर ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं आए। तो ये सिलसिला, ये कोशिशें इंडिविजुअल लेवल पर भी और हमारे काबरीन यानी कि मुल्क के लेवल पर भी ये सिलसिला जारी रहता है। अब देख लेते हैं, अगर आप चाहें तो उसका जल्दी से अहाता कर देते हैं कि ये एस्कालेशन कहाँ पहुँच रहा है
और कोई टेबल टॉक पर उम्मीद है वापस आने की या नहीं। अगर कहते हैं आप तो मैं इस पर तबसरा थोड़ा सा कर देता हूँ। जरूर प्लीज सर कीजिए। और साथ ही ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद बाबुल मंदब की भी बारी आ गई है, वो भी अब खबरों में आ गया। आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल होगा, ईरान कर लेगा? और अगर हो जाता है खुदा न खास्ता तो फिर इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप? तो बाबुल मंदाब, क्योंकि मैं वहाँ तैनात रहा हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा के पूरे डिपार्टमेंट की सरबराही करता रहा हूँ यमन में कोई 3.5 साल। तो बाबुल मंदाब से मुझे बड़ी वाकफियत है और होतियों से मेरी बड़ी वाकफियत है। मैं उनके इलाकों को, सदा को और सारे इलाकों को खुद भी विजिट करता रहा हूँ, उनके लीडरान से मिलता रहा हूँ। होतीस बहुत लड़ाकू किस्म की कौम है, अपने मंसूबे को बड़े अच्छी तरीके से तैयार करती है। ईरान और उनका यकीनन एक हम आहंगी है। पहले भी 2023 में उन्होंने बाबुल मंदाब को बंद कर दिया था। उनके लिए ये बाएं हाथ का खेल है। जैसे उनको ये इत्तला मिलेगी और कहा जाएगा या वो समझेंगे कि इसको बंद करना है, बंद कर देंगे। वैसे भी होतियों ने दे दिया है, धमका दिया है सऊदी अरब को, जो कि हमारे लिए भी खतरनाक बात है कि अब वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना सकते हैं। और सऊदी अरब के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट है, तो जरा ये मामला और कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। बाबुल मंदाब 20 मील का ये जो चौड़ाई है, इससे तकरीबन आजकल 12% के करीब एनर्जी दुनिया की गुजर रही है। 20% एनर्जी तो 4 महीने तक वैसे ही डिस्टर्ब रही, बल्कि बंद रही, और अब बंद हो गई दोबारा। उससे ही दुनिया रिकवर नहीं कर सकी है। और आज ऑयल 88.28% है, कहाँ 73% डॉलर था, और 73.4 और अभी 88.28 पर पहुंच गया है। तो ये तो जिस तरह एनर्जी की प्राइस बढ़ेगी तो एनर्जी से हर चीज़ जुड़ी हुई है, खुराक से लेके, सफ़र से लेके और मसनूआत से लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, हर चीज़ एनर्जी से जुड़ी हुई है। तो लिहाजा फिर महंगाई तो होगी, फिर इन्फ्लेशन तो होगा, और फिर ये मामला ये बढ़ता गया तो दुनिया जिस तरह 2029 में एक डिप्रेशन दुनिया में आया था और फाके कशी पे नौबत आ गई थी, बैंक्स जो है खत्म हो गए थे, लोगों के पैसे डूब गए थे, एक अफरा तफरी फैल गई थी। तो ये मामला अगर बढ़ता रहा तो वहां तक कहीं ना पहुंच जाए। लेकिन उम्मीद की किरण ये है कि अमेरिका चाहे कितना भी स्केल अप करे, आपने देखा कि ईरान भी उसका जवाब तुर्की ब तुर्की दे रहा है, उससे आगे नहीं जा रहा है। आज माफ, मैं यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा था अपनी क्लैरिटी के लिए आपसे, वो ये था कि अगर हम टेरिफ वॉर से लेके ईरान वॉर तक देखें तो बिजनेस ग्लोबली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। जब सोचा अमेरिका ने कि हम जा सकते हैं हेड टू हेड बिजनेस जाइंट्स के साथ इस दुनिया के ऊपर, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये मसाइल कितने संगीन है, थोड़ा सा ज़रा इस पे लाइट डालिएगा। जी हाँ, यकीनन ग्लोबल इकोनॉमी तो देखें जिस तरीके से प्रेशर पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप का पूरे दुनिया अक़वाम का, खासतौर पे जिस हिसाब से उनकी इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ी है, उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पे भी प्रेशर पड़ा है और उनकी अपनी आबादियों का उन अपने सरबराहान पर भी प्रेशर पड़ा है। तो यकीनन ये इसी का मैं जिक्र कर रहा था कि अभी तो ये दुनिया इन्फ्लेशन में चली गई है और दुनिया की जीडीपी कम होकर 2.8% स्टेट में कम हो जाएगी पिछले 4 महीने की वजह से, और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो बतदरीज जीडीपी कम होती जाएगी। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप बहुत सी बातें दुनिया में हूथीज उनको भी अब शामिल किया जा रहा है और उनको भी कहा जा रहा है कि उनको एक ऑर्डर दिया जाएगा और फिर वो बाबुल मंदब बंद कर सकते हैं। अमेरिका ने भी इस ऑप्शन को एक्सप्लोर किया था, स्पेशली इराक के अंदर जो हूथीज मौजूद हैं, क्योंकि इनके अंदर भी एक डिवाइड मौजूद है बहरीन के, और अगर हम उधर के यमन के और हम इराक की बात करें तो अमेरिका क्या उस ऑप्शन को अब एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा कि वो भी हूथियों का इस्तेमाल करे? नहीं, वो अमेरिका तो वहाँ जो कुर्द्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकता है, और वहाँ उसके अलावा इराक में उनको बाकी किसी को इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा। कोशिश कर भी रहा है लेकिन अब तक कामयाबी नहीं हुई है, क्योंकि तुर्की उसका साथ नहीं दे रहा है इस मामले में, क्योंकि तुर्की की तरफ से भी उसकी एक ग्रीन सिग्नल की जरूरत पड़ेगी फैसिलिटेशन के लिए। तो वो कुर्द तैयार थे, लेकिन उनको कुर्द को पता है कि ईरान कितनी इस्तिकामत पसंद लोग हैं और वो उनको क्या टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन यकीनन हर वो अरबा अमेरिका या इजराइल मिलकर कर सकता है जिससे कि ईरान को
सरनगू किया जाए, और ईरान सरनगू होने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि नुकसानात बड़े हो रहे हैं। कल पावर स्टेशन, रेलवे स्टेशन और 2 ब्रिजेस को नुकसान पहुंचा है, जो खतरनाक बात है। IRGC ने कह दिया है कि अब हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाएंगे गल्फ कंट्रीज में, और उनके पास जवाब ये है कि वहां से बहुत डेंजरस बात है। पाकिस्तान का किरदार जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मुश्किल हो सकता है। आई थिंक कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसको हमें थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना चाहिए, वो ये है कि अमेरिकी नायब सदर की तरफ से जो ये कहा जा रहा है कि इजराइल फुल ब्लोन कोशिश कर रहा है, पूरा जोर लगा रहा है कि अमेरिका इस वक्त इस मुआहदे से किसी तरह से निकल जाए या अमन के रास्ते से उतर जाए। और ये अमेरिका की तरफ से इंकशाफ आना, और खुसूसी तौर पे जेडी वैंस अपने मुंह से ये बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या है और इजराइल को किस तरह से परसीव किया जा रहा है अब? ये इस बात को वैलिडेट करता है जो हम आपके चैनलों पर और पूरी दुनिया के चैनलों पर जो गुफ्तगू होती रही है, मुझ जैसे लोग करते रहे मुख्तलिफ तजिया निगार, वो यही कहते रहे कि इजराइल स्पॉइलर है, और वो अब उस पर एक मोहर सख्त हो गई। नो वन लेस देन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज रियली endorsed that this what is happening। तो अब कम से कम जो हमारी गुफ्तगू थी और हमारे तजिए थे उसको एक सही साबित कर दिया। रहा सवाल कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जाहिर है इजराइल पर जो पहले इजरायली लॉबी काम कर रही थी इजराइल के लिए, उस पर प्रेशर तो आया है, और ख़ास तौर पे आपके नौजवानों ने नस्ल का प्रेशर ज़्यादा आया है उस पर, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप या उसके अलावा बाकी अफराद जो हैं वो इस मामले में उन पे प्रेशर पड़ा है, और जिसकी वजह से 14 पॉइंट के MOU आप देख रहे हैं जिस शक्ल में, वरना ये MOU इस शक्ल में नहीं बनता अगर वो प्रेशर ना पड़ता तो बाकी फैक्टर्स के अलावा। तो लिहाजा जेडी वैंस का ये बड़ी कलीदी बात उन्होंने की है, और अब वो अवाम जो पहले से चीखें मार रही थी कि ये व्हाट इज इट अमेरिका फर्स्ट और इजराइल फर्स्ट, इज दिस फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज मेंट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स पीपल हु आर द टैक्स पेयर, और इट्स मेंट फॉर द इजराइल। तो ये पहले जो नारे लगा रहे थे उसका असर सियासी जेडी वैंस की तरफ से, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से ये कहना, यही समझा जाना चाहिए कि शायद ट्रंप भी यही कहना चाहते हैं, अदरवाइज उसके बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर जेडी वैंस ये बात नहीं कर सकते थे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए, अपना इतना इम्पोर्टेंट एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अगेन ये बात तो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इजराइल जो है वो स्पॉइलर है, और वो स्पॉइलर का किरदार अदा करता रहा है माजी में भी, और एक मर्तबा फिर से वो कर रहा है। देखना ये है कि ये वॉर जाकर रुकती कहाँ पर है, पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल हो सकता है। आप देखें ना कि एक मोमेंट में आप को नजर आएगा कि ये $200 फी बैरल तक ऑयल जो है वो पहुंच गया, और अगर इतनी तेजी से ये चेंजेस आ रहे हैं तो पाकिस्तान इन चेंजेस के साथ किस तरह से जो क्या है वो कॉम्पनसेट करेगा, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर हिकमत अमली डेवलप की जाएगी, बनाई जाएगी कि हम लोग बेहतर तरीके से इन प्राइसेस को डील कर सकें। कुछ तजावीज़ हैं जो पेश की जा रही हैं और जिनके बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन इनके बारे में पहले आपको हम आगाह करते चलेंगे। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें थी वो अब तक 15 रोज़ बाद हुकूमत की जानिब से ऊपर नीचे की जाती थी, और नोटिफिकेशन आता था, और उस नोटिफिकेशन के बाद मुकर्रर की जाती थी ये प्राइसेस। लेकिन अब निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली जो है वो ज़ेरे गौर है, और ये तब्दीली बड़ी क्या है? हुकूमत एक ऐसे नए मॉडल पर काम कर रही है कि जिसके तहत रोज़ पेट्रोलियम की, हाई स्पीड डीजल की, मिट्टी के तेल की और लाइट डीजल और ऑयल की जो कि है वो कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएंगी, जिसके अंदर ज़्यादा पार्ट ओगरा का होगा। और जो बातें हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि ओगरा को ज़्यादा पावर देने का जो मतलब है वो ये है कि गवर्नमेंट का रोल और गवर्नमेंट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बराह रास्त जो है इसके अंदर वो थोड़ी सी कम की जा सके, कि ताकि इस सेक्टर को एक्सपैंड करने का मौका अगर सही मानों में इसके ऊपर अमल दरामद होता है तो गवर्नमेंट की बहुत हद तक इन्वॉल्वमेंट जो है ना ओगरा के मामलात के अंदर, या ओगरा अगर अनाउंस करती है कि क्या कीमतें होंगी और हर रोज़ की बुनियाद पर होंगी या नहीं होंगी, वो फिर ओगरा का अपना डिसीजन होगा। वजारत पेट्रोलियम, वजारत ख़जाना या वज़ीर आज़म जो है वो बराह रास्त अब इसके अंदर किरदार अदा नहीं करेंगे, बल्कि बहुत महदूद किरदार हो जाएगा पॉलिसी बनाने की हद तक। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब जो कि मुशीर हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस सारे मामले को किस तरह से देखा जा रहा है। और स्पेशली अगर हम इकोनॉमी की बात करें और प्लानिंग की बात करें, स्पेशली एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर, तो क्या ये जो पॉलिसी बनाई गई है वो रोज़ाना की फायर फाइटिंग को तब्दील करने के लिए की गई है या फिर एक मुख्तलिफ तरीके के लिए? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है खुर्रम साहब, उनकी तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आप क्योंकि मुशीर हैं, मशवरा देने वाले हैं,
सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो फैसला किया गया है रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर की जाएंगी, तब्दील की जाएंगी, इसका रीज़न क्या है? क्या कोई कंटिजेंसी प्लान पहले से मौजूद था या फिर ये फौरी तौर पर क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तब्दील हो रहा है तो हम भी रोज़ करेंगे इसलिए किया गया है? दुनिया भर में काफ़ी कंट्रीज़ में ये राइज है निज़ाम कि रोज़ कीमतें जो हैं ऊपर नीचे होती हैं, और उससे अच्छी बात ये होती है कि अगर कीमतों में उतार चढ़ाव आ रहा है पूरी दुनिया में तो रोज़ जो है उसका असर कम हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक हफ़्ते बाद अगर कीमत जो है $10-15 चेंज हो रही है या $10 चेंज हो रही है, इवन $5 भी चेंज हो रही है, तो उसका रुपए पर लीटर पे इम्पैक्ट जो है बहुत बड़ा आता है एक हफ़्ते में। लेकिन अगर यही चीज़ अगर रोज़ देखी जाए, मैं उन्हीं $5 को या $4 को या $10 को अगर मैं हफ़्ते में फैला दूं तो शायद उतना बड़ा इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। और देखें इससे ना स्पेकुलेशन बहुत कम हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, स्पेकुलेशन से मुराद ये है कि लोग जो है आपको पता है लाइनें लग जाती हैं जब ये पता चलता है कि कीमतें ऊपर जाने वाली हैं, तो पेट्रोल पंप पे लोग जो है लाइनें लगाते हैं कि जी चलें एक हफ़्ते के लिए या 2-4 दिन के लिए आपको थोड़ा फ़ायदा हो जाए, भरवा लें आप पहले पेट्रोल या डीज़ल या जो भी है। और इसी तरह से जब कीमतें नीचे जा रही होती हैं तो फिर जो है आपने देखा होगा कि इतना ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट नहीं होता, उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट होता है। तो ये इसलिए रोज़ जो होती है ना कीमतें अगर एडजस्ट हो रही हैं, लेट्स से 50 पैसा, ₹1 या इसी दौरान अगर एडजस्टमेंट इतनी होती है तो वो इतना पता भी नहीं चलता। उससे होर्डिंग या ये तेल के ज़ख़ीरा अंदोज़ी वगैरह की जो है ना उससे जो है उसमें कमी की जाती है। तो मेरे ख़्याल में इसके ये देखा जाएगा कि इसके फ़ायदे कितने हैं, इसका असर कितना है, और इसका इंडस्ट्री पे भी और एक आम सारिफ पे भी किस तरह से असरअंदाज हो सकता है। और दुनिया में ये बहुत कंट्रीज़ में ऐसा है कि रोज़ कीमतें चेंज होती हैं, और हर पेट्रोल पंप पे भी और हर शहर में भी और हर सूबे में भी दुनिया भर में जो है कीमतें अलग अलग होती हैं, क्योंकि हर जगह इस बात के लाइट में देखा जाए ओगरा डिसीजंस लेगा और ओगरा का जो कि है वो इसके अंदर ज़्यादा बढ़ जाएगा काम, तो किस तरह से गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम और कितनी कम है जो हो जाएगी? हुकूमत का जो की इंटरवेंशन होती है उसे कम ही करना है और प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना है, और रेगुलेटर को जो है जो भी जो है रेगुलेट करता है सेक्टर को, उसके किरदार को आगे लेकर आना है ताकि वो बेहतर तरीके से रेगुलेट कर सके और सारिफ का जो है वो उसमें नुकसान ना हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये इंशाल्लाह कोशिश यही है कि गवर्नमेंट का की इंटरवेंशन जो बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरवेंशन होती है गवर्नमेंट्स की तरफ से होती आई है हर चीज़ में, उसे कम करना है ताकि जो भी इदारे हैं वो अपना काम जो है बखूबी निभा सकें, काम कर सकें और सही तरीके से कर सकें। तो रेगुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि रेगुलेटर जो है अगर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रेगुलेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनानी होती है और गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर ही रेगुलेटर ने रेगुलेट करना होता है। आपने कहा 50 पैसे बढ़ेंगे, ₹1 या ₹1.5 बढ़ेगा तो इतना ज़्यादा पता भी नहीं चलता, लेकिन इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है ना कि 50 पैसे ही बढ़ेंगे या ₹1 बढ़ेगा। आलमी मंडी में अगर बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ जाती है तो उस सूरत में फिर क्या किया जाएगा? क्या फौरी तौर पर असर आवाम की ज़िंदगियों के ऊपर आ जाएगा और फिर वैसे ही उनको महंगाई का सामना करना पड़ेगा? इसके बारे में ज़रा बताइएगा, मनसूबाबंदी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगी? नहीं, देखें ये दोनों तरफ है ना, कीमतें बढ़ती भी हैं कम भी होती हैं, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि कीमतें एक ही रहेंगी। फ़ायदा कम होने, ये कभी भी नहीं होता इस तरह से। जो कीमतें मार्केट में होती हैं वो सारिफ को मार्केट में कीमतें मिलती हैं। देखें कीमत जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है सप्लाई को भी और डिमांड को भी मैनेज करने के लिए। अगर आप कीमत को कंट्रोल करेंगे, बढ़ने नहीं देंगे, बस कंट्रोल करके रखेंगे और कहेंगे कि जी ये बढ़ने से प्रॉब्लम होती है, तो जो बेचने वाला है, जो सप्लायर है, वो उसे अगर सही कीमत नहीं मिलेगी तो वो नहीं आपको जो है वो सप्लाई करेगा। तो सप्लाई नहीं करेगा तो शॉर्टेज हो जाएगी और फिर कीमतें ऑटोमेटिकली ऊपर जाएंगी। और अगर आप कीमतें ऊपर जाने देंगे, कीमतें और जो है ऊपर जाएंगी और सप्लाई के जो इश्यूज हैं उसकी आप बात कर रहे हैं, तो किन ममालिक में ये जो है अप्लाई किया गया है मेथड के रोज़ाना की बेस पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो रद्द-ओ-बदल है वो, और इस तजर्बे का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हम क्या देख सकते हैं? यूएस की बात मैं कर लूँ, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इवन इमर्जिंग मार्केट्स हैं, बहुत सारी, आप सिर्फ सर्च कर लें आपको बहुत सारी कंट्रीज ऐसे मिलेंगे जहाँ पे डेली बेसिस पे प्राइसेस चेंज होती हैं, और कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ वीकली बेसिस पे होती हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ मंथली बेसिस पे होती हैं। तो देखें इसमें दो एरियाज़ हैं। एक तो ये कि अपने डायनेमिक्स भी होते हैं उस कंट्री के, अपने जो है खदोखाल होते हैं उस कंट्री के कि वहाँ क्या चीज़ जो है वो ठीक रहती है। वहाँ क्या एक महीना अगर आपका सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत रिगरस है, बहुत ट्रांसपेरेंसी है, बहुत गवर्नेंस है, बहुत मार्केट्स जो हैं वो आपकी वेल स्ट्रक्चर्ड हैं, सब कुछ हैं,
तो वहाँ पे तो आप महीना भी लगा सकते हैं और वहाँ पे हर चीज़ आपको जो है वो मिलती है हर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ प्राइस पे। लेकिन जहाँ आपके स्ट्रक्चर्स कमज़ोर हैं, जहाँ मार्केट्स को आपने डेवलप करना है, जहाँ मज़ीद इन्वेस्टमेंट चाहिए, जहाँ पे गवर्नेंस और बेहतर करनी है, वहाँ पे आप जो है वो शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं। जहाँ पे आपको लगता है होर्डिंग ज़्यादा होती है और दूसरे इश्यूज़ हैं, तो आप इस तरह से प्राइस रोज़ जो है वो कैलकुलेट करते हैं ताकि इम्पैक्ट सारे पे भी कम अच्छा आए। खुर्रम साहब, ये भी देखना पड़ेगा ना कि हम सिर्फ ये कह के कि क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में भी हो गया तो कोई बात नहीं है, वी कैन नॉट गेट अवे विद इट। हम बरी जिम्मा नहीं हो सकते, हमें उनके सिस्टम्स को भी देखना पड़ेगा। अगर अमेरिका और यूरोप की बात करें, वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नेट किस तरह का है, आवाम की ज़िंदगियाँ कैसी हैं, इसको देखते हुए पाकिस्तान या साउथ एशिया में कैसी हैं, इसको देखते हुए भी अब हमें अपनी जो पॉलिसीज़ हैं या सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे जो एडिकेट हों हमारे माहौल के मुताबिक। बहरहाल ये बता दीजिए, अब ये जो फैसला किया गया है रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों के तयन का, इसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ वगैरह, वो शामिल हैं, आपके साथ ऑन बोर्ड है? इंडस्ट्री के साथ ही चलते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को अगर आप नहीं लेके चलेंगे तो आपके सप्लायर कौन होंगे, कौन सप्लाई करेगा, कौन ऑन बोर्ड रहेगा। अगर आप खुद से फैसला करेंगे कि जी आज डेली बेसिस पे कर दें या वीकली पे कर दें या मंथली पे कर दें या 15 दिनों पे कर दें, कीमतों का उतार चढ़ाव चेंज कर दें, तो वो तो देखें जो डीरेगुलेशन है ना, मार्केट को खोलना है और मार्केट को जो है ओपन करना है आपके के जी सप्लायर्स जो इंपोर्ट कर रहा है, जिस प्राइस पे इंपोर्ट कर रहा है, मेक श्योर ये करना है गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी ऐसी हो कि वो प्राइस जो इंपोर्ट कर रहा है, जिस तरह से वो फ्लो आ रहा है, जैसे वो प्राइस दे रहा है मार्केट में, ये सारी चीज़ें वेल गवर्नड हों, अच्छी तरह से देखा जाए, इसमें हर चीज़ हो, इसमें कोई होर्डिंग ना हो। आई एग्री विद यू, वेल गवर्नड होनी चाहिए, अच्छी तरह से देखा जाना चाहिए। खुर्रम शहजाद साहब, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया और इतने अच्छे तरीके से आपने इस आने वाली तजवीज़ के बारे में कि जो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा सकती है उसके बारे में आपने हमें बताया। इसी के साथ वज़ीर आज़म ने भी इजहार राय जो कि है उन्होंने अपना दिया और उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की जो होर्डिंग होती थी, अभी जो खुर्रम शहजाद साहब जिस बारे में बात कर रहे थे, और मसनूई किल्लत पैदा की जाती थी, इसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई की हिदायत दी और इजलास में खित्ते में कशीदगी और मुल्की मईशत पर उन्होंने असर जो डलता है खित्ते की कशीदगी का, उसका जायज़ा लिया। शहबाज शरीफ साहब ने एक और भी बात कही, उन्होंने कहा कि कशीदगी बढ़ने से मईशत मुतासर होने का जो अंदेशा है वो बहुत ज़्यादा होता है और होती भी है, जो अगर हम भी देखें तो वो भी थी। और सादगी मुहिम की तरह किफ़ायत शारी की जो कौमी सतह पर स्कीम को अपनाना है, ये अपनाना बहुत ज़रूरी होगा। चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार रहें। अब आपको क्या लगता है कि हम क्या मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं ग्लोबल सिचुएशंस को पढ़ के और फिर उसके बाद उन लाइफ को रीडिज़ाइन करने में? यही तो गवर्नमेंट्स ने करना होता है कि वो फोर्स साइटेडनेस के साथ पॉलिसीज़ बनाते हैं कि खुदा न खास्ता फ्यूचर के अंदर मुस्तकबिल में ऐसे कोई मामलात हुए फिर किस तरह से डील करना है या आवाम को कैसे तैयार करना है। अब रोज़ाना की बुनियाद पर अगर तब्दील होंगी कीमतें तो भी ऑल नो कि पॉलिसीज़ बन जाती हैं, लेकिन वहाँ पर मामला ख़त्म नहीं होता, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, हो भी रही है या नहीं हो रही। क्योंकि कीमतें जब बढ़ती हैं आलमी मार्केट में, हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन जब कीमतें कम होती हैं फौरी तौर पर ट्रांसलेट वापस नहीं होती हैं कीमतें। इन चीज़ों को जहन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं, ब्रेक से अभी वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, हम न्यूज़ के बारे में तो आप सब जानते हैं, यहाँ पर ख़बरें आपको देखने को मिलती हैं, हमारा मॉर्निंग शो यहाँ से लाइव जा रहा होता है, नशर हो रहा होता है, लेकिन एक अम्ब्रेला है हमारे ऊपर, वो है हम नेटवर्क की। और हम नेटवर्क जाना जाता है अपने मयारी, बामकसद और ऐसे ड्रामाज और ऐसे आर्ट्स की वजह से जो माशरती मसाइल को बहुत ज़्यादा उजागर और बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स को इस तरह से डिस्कस किया जाता है कि किसी को बुरा भी ना लगे, किसी की दिल आज़ारी भी ना हो। एट द सेम टाइम जो इशू है उसको इन डेप्थ जाकर, रूट में जाकर डिस्कस किया जाए ताकि माइंडसेट तब्दील किया जाए, लोगों की जो बाइसेस हैं उनको तब्दील किया जाए, जो टैबूज़ बनाए हुए हैं जिसकी वजह से कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, उनको तब्दील किया जा सके। एक ऐसी ही नई काविश जो है अब उसका आगाज़ होने जा रहा है, एक नया ड्रामा जिसका नाम है आपकी इज्जत। वो नाजरीन के लिए आ रहा है स्क्रीन के ऊपर और आज से उसका आगाज़ होगा, यानी कि जुम्मा 17 फरवरी से रात 8 बजे से आगाज़ होगा जुम्मा, और हफ्ता ये नशर होगा हर हफ्ते। और जनाब, इसकी कास्ट के बारे में आप अंदाज़ा लगा लीजिए, देख भी लीजिए, हम आपको दिखा भी रहे हैं, थोड़ी देर बाद प्रोमो भी चला देते हैं। वैसे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इसको, इसकी जो प्रोडक्शन की है वो MD प्रोडक्शन की तरफ से, मोमना दुरैद प्रोडक्शन की तरफ से, डायरेक्टर हैं सैफी हसन, और इसको लिखा है आपकी और हमारी हर दिल अजीज़ उमेरा अहमद ने। हमारे साथ मौजूद होगी इसकी कास्ट, उनसे आपकी बात करवाएंगे। कहानी के अंदर जो टॉपिक्स मेरे ख्याल से उठाए जा रहे हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि क्या एक
मियाँ बीवी के रिलेशन के अंदर सिर्फ पैसे काउंट करते हैं कि क्या अगर आप मॉनेटरीली सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप पैसों के लिहाज से सपोर्ट करें, सिर्फ वो चीज़ काउंट करेगी, या जज्बात, वक्त देना, स्पेस शेयर करना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे इज्जत देना, ख्याल रखना एक दूसरे का, कि इन एस्पेक्ट्स का भी ज़िंदगी के जो है वो इसके अंदर कैरेक्टर होता है। और अगर OST की बात करते चलें तो इतना सूदिंग OST अली जफर की आवाज़ लग रही थी मुझे, जो कहते हैं है भी उन्हीं की, भाई की आवाज़ है। सेम टाइम जो इसमें किरदार अदा किया है ना बहराम का, वो किया है सैफ अली खान ने। तमाशा सीजन 4 आप सबको याद होगा ना, वो हमारे साथ अभी मौजूद भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सैफ, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए। कैसे हैं आप सब? बस ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, और ये एक्साइटेड भी हो गए हैं हम लोग ये प्रोमो देखकर इस ड्रामे का। वैसे इसको देखकर मुझे लग रहा है कि ये ना घर घर की कहानी नहीं है कि नई शादीशुदा लड़की के साथ जब हस्बैंड वक्त गुजार रहा होता है तो माँ थोड़ी इनसिक्योर हो जाती है, वो माँ के साथ गुजारता है तो बीवी इनसिक्योर हो जाती है। कहानी तो मैं आपसे नहीं पूछूंगी, ज़रा एक्सपीरियंस बताइए इतनी ज़बरदस्त कास्ट के साथ, इन सारे एक्टर्स के साथ काम करने का कैसे मौका मिला, या कैसा आपने पाया इनको, और एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा है? बिल्कुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम लकी इनफ कि मैं मतलब डेब्यू प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अपना, और हम टीवी के साथ सैफी हसन भाई की डायरेक्शन है। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ पहले से, और वही बात कि आई एम लकी इनफ कि मैं उनका प्रोजेक्ट कर रहा हूँ पहला। उमैरा अहमद की राइटिंग है, फिर साथ एक्टर्स एहसन भाई, स्पेशली उर्वा जी। तो क्या ही शेयर करूँ, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम ही था, और जब इनके साथ मैंने काम किया, एक तो इतना ज़बरदस्त एक होता है ना, अक्सर लोग कहते हैं कि आप न्यू कमर हैं, ऐसे ट्रीट करते हैं, वैसे ट्रीट करते हैं। इतना प्यार से इन्होंने काम कराया, इन्होंने साथ सेट शेयर किया, तो ज़बरदस्त एक्सपीरियंस जी। बाकी तो ड्रामा जब आप देखेंगे तो पठान का किरदार लग रहा है मुझे चलेगा। आपका। सैफ, ज़रा अपने किरदार के बारे में बताइए कुछ। अच्छा, किरदार ये है कि एक ये सब्जी फरोश है, सब्जी का इसका एक स्टॉल है और अच्छा खासा काम करता है। वहीं इसकी लाइफ में एक खातून आती हैं, तो बाकी तो ये जब आप देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि क्या हो रहा है स्टोरी में। अच्छा, इट्स ऑलरेडी साउंडिंग अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड ना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हुई महसूस हो रही है। मुझे ये बताएं कि ऐसे किरदार करना कि जो रियल लाइफ के बहुत करीब होते हैं, उनको नेचुरली अदा करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो बहराम का कैरेक्टर था, इसके लिए ऑफ द कैमरा, आउटसाइड ऑफ द सेट एंड स्टूडियोज, आपकी क्या तैयारी थी? किस तरह से आपने मेंटली अपने आप को तैयार किया बहराम का किरदार प्ले करने के लिए? अच्छा, मेरे लिए ये इसलिए भी थोड़ा सा वो हो गया था क्योंकि मैं खुद पठान हूँ, और ये एक पश्तून कैरेक्टर था। मतलब इसमें आप एक्सेंट जो था वो पठानी पश्तो टच आना था। बाकी जो आप बात करें उस कैरेक्टर की, तो उसमें ये है कि हमने बचपन से देखते हैं, जब जाते हैं एक सब्जी वाला या एक फ्रूट वाला, अगर उसका अच्छा कोई स्टॉल है तो वो किस तरह उसका किस तरह खड़ा होता है, किस तरह चीजें डालता है शॉपिंग बैग में, इस तरह। तो बस वही था, लेकिन वही बात एट द एंड के सैफी भाई जिस तरह काम कराए, मैं तो फर्स्ट टाइम ही कर रहा था, वो जिस तरह बताते थे कि भाई ये इस तरह करना है, तुमने ये ऐसे करना है, तो मैं कह रहा था ठीक है सर, ये ऐसे करेंगे। तो उनका इसमें बहुत अमल दखल है, और उन्होंने ही सारा मुझसे तो ये है कि काम लिया है सैफी भाई ने। मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप ना वो अंदाज दिखाइए बहराम का जो इस ड्रामे में आपने अपनाया है। बहराम के अंदाज में अगर बात करूं तो फिर तो मैं ऐसे ही बात करूंगा, अगर आप बात कर रही हैं तो। कैसे करेंगे बात, ये तो बताएं ना, कैसे करेंगे? मड़ा, आपको क्या लगता है मैं कैसे बात करूं आपके साथ? अच्छा चलिए, आप सुना दीजिए ये जो आपने पार्ट गाया है इस OST के अंदर, बहुत ही खूबसूरत है। सबसे पहले तो मुबारकबाद इसके ऊपर, लेकिन सुना दीजिए हमारे देखने वालों के लिए। जरूर 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 जी। ये है कि तो फवर लौड़मा हो, तो फवर लौड़मा प बदल के दखल जान, जम 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 कली तचमत द जानान, जम 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 कली तचमत द जानान, जम 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 कली तचमत द जानान, जम 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 कली तचमत द जानान। यानी कि एक्टिंग जो है वो वाहिद टैलेंट नहीं है इस टैलेंटेड इंडिविजुअल में। अच्छा सैफ, आपने जब गाने के बारे में सोचा या आपने खुद प्रपोज किया कि यार मैं गा सकता हूँ, ये किस तरह से तय किया गया कि आप ये वाला पार्ट गाएंगे?
बिल्कुल, ये जब सैफी भाई ने मुझे बताया कि इस तरह है कि आपका एक इंट्रो भी चाहिए इसमें, और उन्होंने प्लान किया हुआ है कि एक पश्तो गाने पे वो रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने उन्हें कहा सर मैं खुद गाता हूँ, तो आप मुझसे फ़ायदा लें, मैं अपना गाना आपको देता हूँ, वही लगाएँ। तो कहते हैं इससे अच्छी बात क्या है, आप मुझे भेजें। तो मैंने उन्हें सेंड किया और उन्होंने कहा ठीक है, इसमें से आप सारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ करके सिर्फ रबाब, तबला और अपनी आवाज़ के साथ ये हम रिकॉर्ड करेंगे। मैंने कहा ठीक हो गया। तो फिर हमने यही अपना गाना इसी ड्रामे में ऐड कर दिया। मतलब भी समझाए ना जरा इसका सैफ, इसका मतलब क्या है? जमजम ये वही अरबी वाला जमजम है जिसमें जिसका मतलब नहीं, रुक नहीं, जा होता है, नहीं, या इज इट ज़मज़म डिफरेंट? मतलब थोड़ा सा समझाइए। नहीं, नहीं, नहीं। ये कह रहे तोहफ़ा वल्ला ओड़म, मैं उसके लिए एक तोहफ़ा लेके जा रहा हूँ। हाँ, अपनी जान के नजराने में मैं एक तोहफ़ा लेके जा रहा हूँ, अपने महबूब के लिए जा रहा हूँ, उसके गाँव की गली जा रहा हूँ। अरे हाँ, वाह, हाँ, क्या वाह, बात वाह, है। क्या बात अच्छा, है, सिंस क्या आपने बात है। ज़मज़म सिंगिंग का एक्टिंग मतलब दोनों मैं की जा है, रहा हूँ। ठीक है, जी? आपने सिंगिंग और एक्टिंग दोनों की है, तो पहला जो आपका लव है वो सिंगिंग है या पहला लव आपका एक्टिंग है? पहले तो मैं म्यूजिक ही करता था जी, अब ये एक्टिंग तो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, बट मैं एंजॉय कर रहा हूँ एक्टिंग, और अपनी एक्टिंग में अपने गाने ऐड कर पा रहा हूँ, तो अच्छी बात है ना, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा, ये बता दीजिए सैफ, इन द एंड कि वो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसके बारे में आपने, जिसको जहन में रखते हुए आपने सोचा कि ओके फाइन, आपके पास आई एम श्योर और भी ऑप्शंस होंगी, लेकिन आपने सोचा कि ये वाला प्रोजेक्ट मुझे करना चाहिए? कास्ट थी, स्टोरी थी, आपका अपना किरदार था, ऐसा क्या था? 100% डायरेक्टर, राइटर और को एक्टर्स। अरे वाह, मतलब टीम मतलब को देखकर प्रोडक्शन आपने थी फैसला एमडी, किया। टीम को देख के जी, टीम को देख के एमडी प्रोडक्शन, फिर नीना जी जो प्रोड्यूसर है हमारी दूसरी, वो खुद अपना इतना इनपुट देती थी, हमेशा इन टच रही मेरे साथ कि ये आपने करना है, ये इस तरह करना है। फिर डायरेक्टर जिसका इंसान फैन हो, उसी का प्रोजेक्ट कर रहा हो, राइटर इतनी बड़ी हो, तो कौन ही मना करेगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ। सही बात है, यू बिन लकी। इसका मतलब ये है कि आप उनके साथ काम करें जिनके आप खुद फैंस रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट All the सैफ, best. अल्लाह करे Thank ड्रामा you very बहुत much. अच्छा करे, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आज से शुरू हो रहा है, फ्राइडे और सैटरडे हर हफ्ते रात 8 बजे हम नेटवर्क के ऊपर इसको देख सकेंगे। राइट नाउ हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे साथ। Stay with us. ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। एक अहम Welcome. सवाल आपसे पूछती हूँ, आप अपने आप से पूछिएगा, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तब आप क्या कर रहे होते हैं अपने आप के साथ? अपने फ़ोन में लगे हुए होते हैं, या अगर फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं करे तो क्या अपने जहन के अंदर अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं? अगर हाँ तो ये सेगमेंट आप लोगों के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मुजम्मिल, जब हम खामोश बैठते हैं, अपने आप के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो होता बहुत कम है, अब लोग अपने साथ वक्त नहीं गुजारना चाहते। आई डोंट नो व्हाई, मैं तो हमेशा इसको समझना चाहती हूँ। जी, ढूंढता है फिर वही फुर्सत जी, के ये जो ताक देने। मुसलसल ख्यालात, ये जो थॉट्स ऑल द टाइम हमारे जहन के अंदर आ रही होती है, एक अजीब सा लूप चल रहा होता है। किसी ने कुछ कह दिया है तो घर जाकर भी उसको सोचते रहना, अपने जहन के अंदर उन सिनेरियोज को क्रिएट करते रहना जो शायद कभी भी नहीं होंगे। इसको ओवर थिंकिंग कहा जाता है। तो हमने सोचा कि ओवर थिंकिंग के बारे में ना आज इस मसले को सॉल्व करने की कोशिश कर ही लेनी चाहिए, अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश एग्जैक्टली करनी कि चाहिए साइंस उसको। क्या कहती है इसके बारे में, नफ्सियात क्या कहती है इसके बारे में। क्योंकि जिस इंसान से आप पूछें वो यही बात करता है कि भाई ओवर थिंकिंग का बहुत ज़्यादा मसला है, मैं ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करता हूँ। बट ये देखना पड़ेगा कि आपका माइंड, इज़ इट अ बैड प्लेस टू बी इन, या फिर आपने इसकी तज़ीन की हुई है, इसको सजा कर रखा हुआ, आप अपने आप के साथ खुश रहते हैं। तो बहुत से सवालात हैं हमारे, और हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। बहुत से सवालात हैं हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। मैं गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराता हूँ और बाकी पॉइंट्स उनके साथ हम अंडर डिस्कशन लेके आते हैं। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर राबिया असगर। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। जज़ाकल्लाह। और हमारे पास माइंड साइंसेज एक्सपर्ट इमरान यूसुफ साहब मौजूद हैं जो हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप खुद ओवर थिंकिंग करते हैं डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी आपसे। इमरान साहब, आप ओवर थिंकिंग करते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी। बेटा मुझसे मुखातिब है? जी, मैं आपसे ही मुखातिब हूँ। जब आप फारिग औकात में बैठे होते हैं, या फिर वो अक्सर शबे तन्हाई में कुछ देर पहले नींद से का वक्त जो होता है, उसमें आप ओवर थिंकिंग करते हैं? बेटा, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ओवर थिंकिंग यानी सोचों का आना, तनकीदी सोचों को पैदा करना, और ज़रूरत से ज़्यादा बगैर गैर इख्तियारी तौर के ऊपर ख्यालात का मुस्तकिल आना,
ये 3 अलग अलग चीजें हैं, जिसके अंदर पहली चीज ऑटोमेटिक है, दूसरी किसी हद तक इंसान के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और तीसरी अगर ज्यादा हो जाए तो बीमारी की तरफ ले जाती है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ फोन के साथ, आपका फोन बज़ाहिर जो लग रहा होता है कि आपने इसको रख दिया है और आप नहीं देख रहे, लेकिन उसके बावजूद भी इसके पीछे एप्स मुस्तकिल चलती रहती हैं। अगर ये पीछे ना चले तो फोन आपका डेड हो जाएगा। तो हमारा दिमाग का काम ही यही है कि वो मुस्तकिल काम करता है, मुस्तकिल सोचता है, लेकिन वो लाशऊरी होता है, गैर इख्तियारी होता है। जब हम बहुत ज्यादा उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो शऊर पे आ जाता है, कॉन्शियस हो जाता है, जिसके ऊपर जिस मौजू आपका वो है कि वो ओवर थिंकिंग सरफेस पे आती है, अदरवाइज ये थिंकिंग पीछे वैसे भी चल रही होती है। अच्छा इमरान साहब, मेरा नाम आयशा है। मैं सिर्फ ये समझना चाहूँगी साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर ये बेलगाम घोड़ा बन जाए, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल ना रहे, उस वक्त हम इसको कहेंगे कि ये एक बीमारी बन चुकी है, ओवर थिंकिंग बन चुकी है, या फिर हम इसके पहले भी इसको कह सकते हैं क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट फैकल्टी है ना, जो हम सोच रहे हैं हमारा उसके ऊपर इख्तियार नहीं होता, या फिर ये पॉसिबल है कि हम इसको कंट्रोल कर सकें? बेटा स्ट्रक्चर समझे, हमारा वो ये है कि 1 सेकंड में 2 से 3 ख्यालात आते हैं, दिन में 70 से 90 हज़ार ख्यालात आते हैं, और पहला ख्याल हमारी उस हार्ड डिस्क पे जब आना शुरू होता है जब हम माँ के पेट में 4 महीने के होते हैं, और रूह फूकी जाती है और पहरिस जो है फिर समात, बसारत और ख्यालात शुरू हो जाते हैं। यानी आपके हार्ड डिस्क का डेटा, आपके फोन का डेटा जब से शुरू होता है जब हम माँ के पेट में 4 महीने के होते हैं। अब इस 70 से 90 हज़ार ख्यालात को मल्टीप्लाई कर लें आज की एज पे, तो ये आपका वो डेटा है जो हर वक्त आपके अंदर मौजूद है। जिस तरह आपने कभी भी फोन लिया होगा, पहला डेटा इसमें डाला होगा, तो ये ऑटोमेटेड है, इस पे इंसान का इख्तियार नहीं है। ये चाहे कोई भी हो, उसको ये ख्यालात आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पीछे डेटा है जो कंटिन्यूअसली चल रहा है। जब उस डेटा की मिसमैनेजमेंट होनी शुरू होती है, चाहे वो इख्तियारी तौर पर हो, या हालात की वजह से हो, या एंग्जाइटी की वजह से हो, या एनवायरनमेंट की वजह से हो, या हमारी अपनी गलत आदत की वजह से हो, तब ये प्रॉब्लम शुरू होती है, जिसकी तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं कि ये इंसान को फंक्शनिंग को रोक देता है। मेरी रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो रुक गई है, क्योंकि वो एक कंटिन्यूस जो फैक्ट्री है वो सिर्फ वो ख्यालात को ओवरलोड मुझे कॉन्शियस दी चली जा रही है। दैट द वे इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। अच्छा, ये हो गया पर्सपेक्टिव माइंड साइंस का इस टॉपिक के ऊपर। अब आपकी इजाज़त से मैं जानना चाहूँगा, माहिर नफ्सियात हमारे साथ डॉक्टर राबिया असगर हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव इस इशू के ऊपर क्या है, ओवर थिंकिंग के ऊपर, कि ख्यालात तो कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं और हम कॉन्शियसली चाहें अगर माइंड को ब्लैंक कर देना, बिल्कुल अपना दिमाग हर ख्याल से ख़त्म फारिग कर देना, तो वो इम्पॉसिबल सी बात है, हम नहीं कर सकते। ओवर थिंकिंग कैसे डिफाइन की जाए, कैसे पता चले कि मैं थिंक नहीं, मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ? आपकी थैंक यू सो मच, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और मेरे ख्याल में ओवर थिंकिंग जो ऐसी चीज़ है जिससे हम में से कोई भी जो है महफूज नहीं है। बिल्कुल, हम सबको इस कंडीशन का कभी ना कभी सामना करना पड़ता है। और ओवर थिंकिंग बेसिकली एक नॉर्मल फिनोमेना है, इसको हम एज अ डिज़ीज़ नहीं डिफ़ाइन करते। लेकिन जब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, आपकी नींद मुतासिर होना शुरू हो जाए, आपके फ़ैसला करने की सलाहियत मुतासिर होना शुरू हो जाए, आप बहुत ज़्यादा इसकी वजह से परेशान रहना शुरू हो जाए और उस पर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना शुरू हो जाए, यहाँ तक कि आपको फिर उदासी की कैफियत हो जाए, आप अपने हवाले से बहुत ज़्यादा मायूस हो जाए, यानी कि डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो जाए, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली इट नीड्स ट्रीटमेंट। लेकिन अदरवाइज़ अगर हम ओवर थिंकिंग को देखें तो एक हैबिट है, लोगों में ये डेवलप हो जाती है किसी भी स्ट्रेस की वजह से, कोई भी पास्ट का ट्रॉमा हो उसकी वजह से आ सकती है, कोई फ्यूचर के हवाले से कोई अनसर्टेनिटी हो, आपको क्लियर ना हो कि फ्यूचर में क्या होना है, कैसे होना है, तो उस वजह से। और कुछ लोगों में परफेक्शनिज्म होती है, एक ट्रेट है, पर्सनालिटी का ट्रेट है कि हर चीज़ को 100% दुरुस्त करने की आदत होती है, तो उन लोगों में ये देखा गया है कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग के चांसेस। ये क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स जिनकी कोई मखसूस होती हैं वो ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं? लाइक अगर कोई परफेक्शनिस्ट है वो ज़्यादा ओवर थिंक करेगा, या फिर एक ऐसी चीज़ है जो डेवलप भी हो सकती है, इसको ख़त्म भी किया जा सकता है, और इसका रीज़न क्या होता है, क्यों ओवर थिंक करना शुरू कर देता है एक इंसान? हाँ जी, देखिए ओवर थिंकिंग ये आपकी तरफ, बॉडी की तरफ से एक आपको रेड फ्लैग है या वार्निंग साइन है कि आप आजकल स्ट्रेस में हैं, और ज़ाहिरी बात है उसमें रीज़न तो होता है, आपको कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हो सकता है, लेकिन अगर वो परसिस्टेंटली कंटिन्यूड है तो फिर आपको उसके हवाले से परेशान होने की ज़रूरत है। दूसरा आपने सवाल किया था कि क्या आप मुझे दोबारा बता सकती हैं? अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या
एक इंसान अगर ज़्यादा परफेक्शनिस्ट है, Perfectionism, जी, जी। वो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेगा कि वो मैंने अगर कप को इस तरह से रखना था, मैं ऐसे रख देता तो बिल्कुल, वो ज़्यादा बिल्कुल। अच्छा हो जाता। बिल्कुल, ऐसी जो पर्सनालिटीज़ होती हैं ना, जिनको परफेक्शनिस्ट पर्सनालिटीज़ कहते हैं, या हम लोग अपनी साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजी में उनको एनाकास्टिक पर्सनालिटीज़ कहते हैं, उनके अंदर हर चीज़ को तकमील तक पहुंचाने की आदत होती है, और वो रिजल्ट्स भी जो है वो 100% एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। उस केस में उनकी लोगों से तवक्कुआत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि सिंस वो खुद बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, हर चीज़ में बहुत मेहनत करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनकी लाइफ में बहुत रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, छोटी छोटी बारीकियों में जाते हैं। जिस तरह से अपने कमरे की अगर कोई सेटिंग है तो उसको वो एक स्पेसिफाइड तरीके से रखते हैं, अगर उसमें कोई हल्की सी भी कोई चेंज कर दे तो उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे लोगों में ज़्यादा चांसेस होते जो हैं फिक्सेट कर देते हैं किसी एक इशू के ऊपर, बिल्कुल, बिल्कुल। उनके अंदर ये ज़्यादा चीज़ होती है कि एक मसला हो गया तो वो बस फिक्सेटेड रहेंगे उसके ऊपर। ना सिर्फ वो ये कि ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं, बल्कि लेटर ऑन ओवर थिंकिंग की वजह से उनको एंजाइटी का प्रॉब्लम, डिप्रेशन का प्रॉब्लम, ये रिसर्च साबित करती है कि उनमें ये प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होते हैं। इमरान साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी, माइंड साइंसेस जो है इसके बारे में क्या क्या कहती है? क्या ओवर थिंकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है? ऑल्दो इट इज़ इंडिपेंडेंट फैकल्टी, बट कुछ हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है? कोई इलाज इसका है या नहीं है? बेटा, ये जो लफ्ज कंट्रोल है ना, ये बजाते खुद बीमारी की अलामत है कि एक वो फ्लो जिसको ऊपर इंसान जब तक इस दुनिया से नहीं जाएगा, वो कंटिन्यूसली पिछली प्रोसेस चलता रहेगा, उसको जब मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा तभी तो ये बीमारी बनती है। जब हम इसको ऑब्सेसिव जो है वो कहते हैं कि यार ये अब ये कंपल्सिव हो गया, ये डिसऑर्डर हो गया। डिसऑर्डर होते ही जब है क्योंकि हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम उस पानी के फ्लो को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पीछे से पानी की सप्लाई नहीं रुकेगी, तो आप उसको रोकेंगे कैसे? हाँ, इसका हल क्या होगा? इसका हल क्या होगा? इसको हम चैनलाइज कैसे करेंगे, यानी उस फ्लो को हम चैनलाइज कैसे करेंगे कि हमें उसको अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं लाना है, हमें उसके ऊपर तवज्जो नहीं देनी है, हमें उसको कोई मतलब नहीं देना है। इंसान के जो ख्यालात है ना, वो तब्दील होते हैं एहसासात और जज्बात में। कैसे तब्दील होंगे? जो उस ख्याल का मैं मतलब दूंगा, जो मुझे ख्याल आया है, आपने मुझे जो बात कही है, मैं जो उसको मतलब दूंगा, वैसे ही मेरे एहसासात और जज्बात बनेंगे। तो वो जो मेरे मीनिंग्स ऑफ दोज थॉट्स है, वो डिफाइन करेंगे कि ये मेरे लिए फायदेमंद है या मेरे लिए नुकसानदेह है। कंटिन्यूसली जो फैक्ट्री चल रही है, उस फैक्ट्री को आप कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकते, चैनलाइज कर सकते हैं। दादी अम्मा का एक नुस्खा बताता हूँ आपको। दादी अम्मा का नुस्खा ये था कि जिसको ज्यादा मुंह लगाओगे उसको अहमियत बढ़ जाती है, मुंह लगाना छोड़ दो तो वो भी आपको छोड़ देती है। मैं 10 कॉलें किसी को करूंगा, अगर वो मुझे नहीं उठाएगा, मैं 11वीं कॉल नहीं करूंगा उसको। इसका मतलब ये है कि मैं उसको अहमियत दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो लोग हैं वो उन ख्यालात को अहमियत देना शुरू करते हैं, इसलिए फिर वो बार बार नॉक जो है वो होना शुरू होता है, और फिर हम उस तरफ जो है वो जाते हैं जिस तरफ इंसान जो है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की तरफ जाता है। दूसरी तरफ आपने जैसे अभी इशारा फरमाया था कि कुछ वो लोग जो परफेक्शनिस्ट होते हैं वो तो बड़े काबिल रहम होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बाद कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो वो लोग जो परफेक्शनिज्म की तरफ भागते हैं, वो लोग बहुत जो है मुश्किल हालात के अंदर जो है वो रहते हैं, और वो भी बजाते खुद जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव परफेक्शनिस्ट डिसऑर्डर की तरफ जो है वो चले जाते हैं, क्योंकि वो फिर कंटिन्यूअसली अपने उस ब्रेन को उस परफेक्शन, एक तो कंटिन्यूअसली थॉट्स, फिर उसके अंदर मजीद परफेक्शंस निकालना, और फिर उसके अंदर वो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो लेके आना, वो तो बहुत काबिल रहम लोग होते हैं, और उनके आसपास के लोग बहुत परेशान होते हैं उनसे। अच्छा, इसी चीज़ को अगर हम ज़हनी बीमारियों की तरफ से देखने की कोशिश करें तो हमें एक और भी चीज़ नज़र आती है कि बेहतर प्लानिंग करना, और बेहतर प्लानिंग के ज़रिए आप सॉल्यूशंस जो ढूंढते हैं, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो स्किल होता है, उसको अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना है, मैं अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ या मैं प्रॉब्लम में इंडल्ज करने वाला ओवर थिंकर हूँ, तो साइकोलॉजी में मैं उसको किस तरह से देख पाऊँगा? देखिए, सोचना कोई गलत चीज़ नहीं है, बुरी आदत नहीं है, अगर आप उसको मस्बत तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे इमरान साहब ने भी ये कहा कि आप अगर इसको मस्बत तरीके से चैनलाइज करें अपनी थॉट्स को, तो आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा मसला ये होता है कि जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, हम प्रॉब्लम के इर्द गिर्द ही ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। लेट्स से कि एक एग्जांपल है कि एक स्टॉर्म आ रहा है, तूफान आ रहा है, उसके हवाले से आप ये सोच रहे हैं कि ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी चीज़ें ही ख़राब क्यों होती हैं, मैं इस सिचुएशन का कैसे सामना करूँगा, तो ये ओवर थिंकिंग है। ठीक है। इसके बरक्स अगर आप ये सोचें कि तूफ़ान के आने से पहले आप वो चीज़ें जो आपकी बाहर मौजूद हैं उनको अंदर ले आएँ, उनकी हिफाजत कर लें, हाँ जी, तैयारी कर लें, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। ठीक है। तो अगर हम अपने माइंड को पॉजिटिव तरीके से उन थॉट्स को
चैनलाइज करें तो हम बड़े बड़े मसलों को बल्कि छोटे छोटे मसलों को भी हल निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्ट्रेटजी ऐसी है जिससे आप बेहतर कर सकते हैं। दूसरी एक स्ट्रेटजी है अपनी थॉट्स को चैलेंज करना। अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में कुछ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, लाइक जिस तरह से मैंने परफेक्शनिज्म की बात की, उसमें एक ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग का पैटर्न होता है कि आप या तो एक कामयाबी के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, या दूसरी चीज़ आपके लिए अगर उससे थोड़ी सी भी कम आपको मिलती है तो आप उसको अपनी एक नाकामी के तौर पे देखते हैं। तो उसको ब्लैक एंड वाइट कुछ थिंकिंग। ट्रिक्स बता दीजिए, वक्त हमारे पास कम है। अगर घर में बैठे बैठे कोई ओवर थिंकिंग को फौरी तौर पे रोकना चाहता है, कोई लड़की लड़का रोकना चाहता है, तो वो क्या करे जिससे वो कुछ देर के लिए निकल आएगा उस लूप से? एग्जैक्टली एक तो अपनी थॉट्स को लिख सकते हैं, बहुत लिख अच्छा लें, तरीका है, journal कर जर्नल लें, लें। ठीक है। दूसरा कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसके साथ आप अपनी सोचों की जो एक बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंटेंसिटी आ रही होती है उसको कम कर सकते हैं। इसी तरह आप वॉक की अगर एक हेल्दी डेली रूटीन बनाएं तो उससे भी देखा गया है कि बहुत सारे आपके ब्रेन के जो केमिकल्स हैं उनका बैलेंस बेहतर हो जाता है। डोपामीन है, सेरोटोनिन है, तो वॉक की रूटीन बहुत बेहतर है। मोबाइल का, सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल, स्पेशली बिफोर गोइंग टू स्लीप। नहीं, वो तो हमने नहीं करना। वो हमने नहीं करना पड़ेगा आपको, उसके लिए ज़रूरी है। तो कम से कम अगर आप सोना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम सोने से पहले होता है, तो आप सोने से 1 घंटा पहले अपना मोबाइल ऑफ कर दें, ठीक है। और कोई भी हेल्दी एक्टिविटी लाइक बुक रीडिंग कर सकते हैं आप, हल्की सी वॉक कर सकते हैं, तो वो आपको सोने में भी मदद देगी और ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने में भी हेल्प। नहीं, आप हमें वापस इंसान बनाना चाहते हैं। आज इन द एंड इमरान साहब आप भी कोई ट्रिक बता दीजिए, कुछ ऐसा बता दें जिससे ना कुछ फ़ायदा हो सके। वैसे तो बहुत अच्छा डॉक्टर आबिया ने बता दिया, बट माइंड साइंसेज या साइंस के पर्सपेक्टिव से भी मैं कोई ट्रिक जानना चाहूँगी। बेटा, ख्यालात की फैक्ट्री ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये ख्यालात की फैक्ट्री है जहाँ से चलते हैं। तो जब ये ख्यालात आपके पास अगर कंटिन्यूसली कोई बॉदर कर रहे हैं तो ज़ुबान को अपनी तालू से लगाएं और अपनी आंखों को नंबर 1 जो पुतले इनको घुमाना है आपको, नंबर 8 इन्फिनिटी और नंबर 8 खड़ा। मैं आपको अभी भी चैलेंज करता हूँ, अगर आपको कोई ख्याल आ रहा है आप अपनी ज़ुबान लगाइए। ओके। वो ख्याल पे फोकस ही नहीं कर सकते आप, वो ख्याल आएगा ही नहीं, वो डिस्टॉर्ट होगा और वो जाएगा, क्योंकि ये एनाटॉमी जो है वो उस ख्याल को यहाँ से यहाँ तक आने नहीं देगी, जिसकी परवश पर रिपीट होगा। तो ये इतना क्विक है कि अगर आपको इस तरह की चीज ख्याल कंटिन्यूसली कर रहा है तो आप ये एक्सरसाइज करें, ख्याल यूं जो है उस टाइम वहां से चला जाएगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि दोबारा नहीं आएगा, लेकिन 10 बार के बाद वो 11वीं दफा खुद नहीं आएगा। दूसरा, तन्हाई जो है वो फैक्ट्री है ख्यालात की। तो जब आप किसी के साथ इंगेज हो जाए, किसी के साथ बात करना शुरू कर दें, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें कोई दूसरा शख्स मौजूद हो। आपने बहुत अच्छी बात की तन्हाई के बारे में। हमारे उस्ताद अहमद जावेद साहब कहते हैं अपनी तन्हाई को बामानी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही आपकी माशरत को बेहतर बनाती है, अच्छा बनाती है, ज़रख़ीज़ बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर आबिया आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छी ट्रिक्स बताई हैं, हमें साइंस के पर्सपेक्टिव से भी मिली हैं और इल्मुन नफ्स के पर्सपेक्टिव से भी मिली हैं। भाई बहुत ज़रूरी है, सोचना बुरा नहीं है, लेकिन ओवर थिंक करना है एक ही मसले को बार 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 बार। अब भी आपको नहीं पता उसने होना है मुस्तकबिल में या नहीं होना, लेकिन आपने उसको जी 10 दफ़ा लिया है अपने जहन के अंदर सोच सोच के। तो वो कहते हैं अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़ी ज़िंदगी। अपने मन में डूबना अच्छा है, लेकिन अगर आपको सुराग़ी ज़िंदगी मिल रहा है तब ही। अगर मसला बार बार आप जी रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए। ऑलराइट जी, वेलकम बैक फ्रॉम दैट ब्रेक। और हम आपके लिए लेके आए हैं कामयाबियों की कुछ कहानियां, जो इसमें हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स जो कि वो सर फहरिस्त हमें नज़र आ रहे हैं। और पिछले काफ़ी सारे अरसे से, चाहे हम जैवलिन थ्रो की बात करें, बॉक्सिंग की बात करें, किक बॉक्सिंग की बात करें या MMA की बात करें, अब अगर हम कहानियों की बात करें तो वो कुछ कहानियां जो कामयाबी की हमारे पास आती हैं उसमें से सिर्फ मेडल्स तक या रिकॉर्ड कायम करने तक महदूद नहीं होती हैं कहानियां, बल्कि वो पूरे माशरे के लिए एक सिंबल बन जाती हैं कामयाबी का, एक सिंबल बन जाती हैं हौसले का, और वो जो अज़्म का सिंबल बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही पाकिस्तानी बेटी की कहानी आप तक लेकर आ रहे हैं जिन्होंने किक बॉक्सिंग के अंदर, ये कोई ऐसा छोटा मोटा स्पोर्ट नहीं है कि जिसके अंदर हमारी बेटियों को वैसे समझा जाता है कि शायद नहीं कर पाएंगी। ये वो स्पोर्ट है कि जिसमें वाकई अगर कोई बेटी हमारी कदम रखना चाहे तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिसमें से सबसे पहले ये आता है कि तुमने लड़ के करना क्या है, तुमने रिंग में जाके फाइट करके करना क्या है, कैसे करोगी। लेकिन अगर ख्वाब बड़े हों और उन ख्वाबों को अचीव करने के चाहे वसाइल ना भी मौजूद हों लेकिन अज़्म मौजूद हो, तो पाकिस्तान के अंदर से आपको ऐसी स्टोरीज़ मिलती हैं कि जो वसाइल ना मौजूद होने के बावजूद भी
निकलते हैं, मेहनत करते हैं, ज़माने को धक्का मार के पीछे करते हैं और अपने रास्ते की तरफ जाते हैं। हमारे साथ आयशा बलोच मौजूद हैं कि जिन्होंने किक बॉक्सिंग के फाइनल में भारत की हरीफ को शिकस्त देकर, उनकी जो कि ओपोनेंट थी वो भारतीय थी, उसको शिकस्त देकर मेडल जीता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब उनसे पूछा गया कि आपका ख्याल ये विन का और ये जो इमोशन था ये कैसा था, तो आयशा ने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि मुझे जब पता चला कि भारतीय हरीफ के ख़िलाफ़ मेरा कंपटीशन है तो दिल में एक ही जज्बा था और वो ये था कि मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। और आयशा के बारे में आपको एक फैक्ट बताते चले कि सिर्फ 12 साल की उम्र में किक बॉक्सिंग का आगाज़ किया था इन्होंने, और ऐसे माहौल में कि जहाँ लड़कियों के लिए खेलों में हिस्सा लेना बहुत मुश्किल होता है और उन्हें घर की तरफ से और उनकी सोसाइटी की तरफ से, दोनों तरफ से उनको रोका जाता है और टोका भी जाता है। आपको नहीं लगता कि हम लोग अपनी बेटियों पर ज़रा ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं? तो इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो अब सामने की बात है। फिर उसके बावजूद जब इस तरह से लड़कियां निकलकर सामने आती हैं तो फिर उनका जज्बा काबिल दीद होता है कि वाकई में भाई इतने चैलेंजेस थे। घर वालों की तरफ से भी बार बार बातें सुनाई जा रही थी, सवाल पूछा जा रहा था कि ये लड़कों का काम है, लड़कियों का काम नहीं है। फिर भी लड़कियां कहती हैं कि हम करके दिखाएंगे और करके दिखाया है आयशा ने। आयशा नाम जो है ना वैसे ही बहुत खूबसूरत है, आयशा नाम की लड़कियां भी बड़ी बाहिम्मत होती हैं। हमारे साथ आयशा बलोच मौजूद है और उनके साथ अदनान आफरीदी भी मौजूद हैं जो कि जीत कर आए हैं माशाल्लाह से। एशियन गेम्स के अंदर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। दोनों को वेलकम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। आयशा एंड अदनान, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा बलोच है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने हमें ज्वाइन किया। आयशा प्लीज़ ज़रा बताइए, 12 साल की उम्र से आप किक बॉक्सिंग कर रही हैं और भारतीय हरीफ जो है ना उसको हराने के बाद आप वतन वापस आई हैं, तो माशाल्लाह से वैसे ही आप बहुत बड़ी अचीवर बन गई। कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस आपका? माशाल्लाह बहुत अच्छी रही मेरी एक्सपीरियंस। मैं वहाँ पे गई श्रीलंका में जहाँ मेरी अपोनेंट थी इंडिया, और इंडिया को हराना तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। इंडिया मेरी अपोनेंट थी, मैंने इंडिया को हरा के गोल्ड मेडल हासिल किया। बहुत अच्छी बात है, बहुत खूब। मैं अदनान को भी देना चाहूँगा मुबारकबाद कि एक ऐसा कंपटीशन जो कि एशियन गेम्स और फिर श्रीलंका जैसा स्टेज आपके पास अदनान, और वहाँ पे आपकी स्टूडेंट ने भी मेडल लिया है, आपने भी मेडल लिया है, मतलब शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सिल्वर मेडल तक पहुँचे और आपने जीता। आपके जज्बात कैसे थे कि आपकी स्टूडेंट भी मेडल जीत रही हैं, आप भी मेडल जीत रहे हैं, बैक वक्त दोनों कोच और स्टूडेंट मिल के एशियन गेम्स में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। असल में खुशी तो होती है, मगर ख़ास तो जब लड़की कोई कामयाब होती है तो इसमें ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे पास तो वैसे भी 35 की 40 बच्ची हैं। हम तो चाहते हैं कि जो काम लड़की कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि इनमें जज्बा कुछ ज़्यादा ही है। वहाँ हम पिछली बार भी हम पाकिस्तान से सिर्फ 3 प्लेयर गए थे और इस बार भी हम 3 के साथ और भी हमारे साथ प्लेयर गए थे, मगर हम तीनों अकेले गए थे, ना हमारे साथ कोई कोच ना कोई भी। फिर भी हमने पाकिस्तान के लिए मेडल लाया और एशियन गेम्स में पाकिस्तान की 3री पोजीशन हासिल की। आयशा मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, ये बताइए कि एक हरीफ जो किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो और दूसरा हरीफ जो कि हमारा रिवायती हरीफ है दैट इज़ भारत, सामने इंडिया हो, तो क्या इमोशंस भी मुख्तलिफ हो जाते हैं या फिर आप उसी एक ही जज्बे के साथ मैदान में उतरती हैं हराने के लिए कि सामने जो भी है बस मुझे हराना है उसको? ये एक ही जज्बे से उतरना है कि रिंग में वो जो मेरी अपोनेंट चाहे इंडिया हो चाहे किसी भी मुल्क का हो, बस मुझे उसको हराना है और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाना है, चाहे अच्छा, वो सबसे इंडिया हो चाहे ज़रूरी वो बात कोई और हो। जो है वो ये है कि इस इमोशन को आप औरंगी टाउन से उठा के लेके तो फिर एक इंटरनेशनल स्टेज तक लेके गए। ये तजर्बा, ये एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छी रही, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस पहले उज़्बेकिस्तान में थी फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो वहाँ पे मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल नहीं लाई। अभी जो श्रीलंका में एशियन गेम्स हुए थे, जो मैंने सोची थी कि मैं वहाँ पे जाऊँगी और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँगी, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाऊँगी। और मैंने वहाँ से ट्रेनिंग की, यहाँ पे कराची में ट्रेनिंग की, श्रीलंका गई, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाई मैंने। और उसके लिए हमें यहाँ पर बहुत फ़ख्र भी है। आयशा, अदनान मैं चाहूँगी आप आयशा के बारे में कुछ बताइए, ये किस तरह की स्टूडेंट है और आपको लगा था जब आप ट्रेन कर रहे थे कि ये बच्ची जो है ना ये कुछ कर सकती है पाकिस्तान के लिए? असल में बात ऐसी है, ये शुरू से ही जो है ना एक तो फड्डेबाज है कि बाहर कोई लड़का इसको छेड़े तो ये उसको भी मारती थी, तो अच्छा। जो है ना
इसने आज तक कोई तकरीबन तो इसने बार मारा। इसका जज्बा कुछ ज़्यादा ही था और इसने मुझसे कहा था अगर मेरी फ़ाइट इंडिया से हो तो मैं इंडिया को नहीं छोड़ूंगी। और मेरा बोला मेरा ख्वाब भी है यही है कि मैं इंडिया को हरा के गोल्ड मेडल लाऊं। तो जब हम उज़्बेकिस्तान गए थे तो वो इसकी पहला इंटरनेशनल था, तो ये थोड़ी नर्वस हुई थी कि यार बाल मुल्क कैसा होता है। असल में पहली मरतबा घर से बाहर निकलना, वो भी उज़्बेकिस्तान बाहर मुल्क जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस बार एशियन गेम्स में इसने सोच के रखा था कि अगर मेरी फ़ाइट इंडिया से हुई तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। तो इसने वहाँ बड़ा बेहतरीन मुकाबला खेल के उसको शिकस्त दी और जो है ना गोल्ड मेडल हासिल किया। वादा खिलाफी नहीं की आयशा ने और वाकई में जीती है वो इंडिया से। बहुत शुक्रिया आपका अदनान एंड आयशा, आपका बहुत शुक्रिया। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। अल्लाह करे आप इसी तरह से मजीद मेहनत करती रहें और ये जो फड्डेबाजी है ना, ये आप सिर्फ वो जो मैदान हो ना वहाँ तक ही महदूद रखे तो ज़्यादा अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। इसके साथ ही आज के शो से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।